दोस्तों नमस्कार। 8 बाय 10 का कमरा हो और उस कमरे के भीतर वो बच्चे जो कल तक स्कूल जाते थे, बीते 85 दिनों से स्कूल ना जा पा रहे हों। उसी कमरे के भीतर उनके माँ बाप जो कल तक रोजगार के लिए कहीं जाते थे, कहीं कोई काम करते थे, कोई दुकान चलाते थे, अब वो बीते 85 दिनों से नहीं जा पा रहे हों। उनके भी माँ बाप जो कल तक बाहर निकलते थे, लोगों से मिलते थे, खुले तौर पर संवाद करते थे, वह भी उस घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और एक चौथी पीढ़ी भी कुछ कमरों में मौजूद है। उन कमरों के भीतर वो लगातार इस एहसास को जी रही है कि क्या उनके वक्त कभी ऐसा वक्त आया था, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाने वाले बच्चे जो बीते 2.5-3 महीनों से घरों में ही हैं, उनके भीतर के सवालों के जवाब वो किस रूप में दे, कैसे दे। और आने वाले वक्त को लेकर कोई उजियारा अगर उनके घर के भीतर की रोशनी और संवाद की रोशनी में नजर ना आ रहा हो तो कोई क्या कहेगा। ये एक अजीबोगरीब स्थिति लगातार कश्मीर के घरों के भीतर का सच है। एक ऐसा सच जो बाहर से महसूस नहीं किया जा सकता है। बाहर फौज है, घर के भीतर जिंदगियां हैं। बाहर खुली हवा है, घर के भीतर दीवारों में कान सटाकर बाहर की स्थितियों को सुनने की परिस्थितियां हैं। घर के बाहर एक अजीबोगरीब रोशनी है जो इस बात का एहसास कराती है कि आने वाले वक्त में यह जन्नत खिलखिला उठेगा। लेकिन उस 8 बाय 10 के बंद कमरे के भीतर के जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। एक अजीबोगरीब खामोशी हर पीढ़ी के भीतर आ चुकी है। बच्चों का चहचहाना, खिलना, कूदना बंद हो गया है। रोजगार को लेकर और पैसे जोड़ने की स्थिति जो घरों के भीतर होती थी, अब वो अनाज के दानों में सिमट गई है। बुजुर्ग माँ बाप जो इससे पहले जिक्र किया करते थे किस तरीके से खुशनुमा माहौल और वादियों के भीतर खुली हवा, इसका एहसास और दुनिया में कहाँ मिलेगा। तो इससे बेहतर जन्नत कुछ हो नहीं सकती है। वो सारे एहसास दब रहे हैं। हम जिक्र कश्मीर का ही कर रहे हैं। जी दोस्तों, इसलिए जिक्र आज आपसे कश्मीर का, क्योंकि कल 31 अक्टूबर है और कल से भारत के मानचित्र पर 2 केंद्र शासित राज्य उभर कर आ जाएंगे। एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। 31 तारीख ही मुकर्रर की गई और बहुत सारे परिवर्तन प्रशासनिक तौर पर अब जम्मू कश्मीर में होंगे। बहुत सारे परिवर्तन सामाजिक और आर्थिक तौर पर बीते 85 दिनों से जिस तरीके से हो रहे थे, अब वो लाइसेंसी तौर पर कल के बाद से इस देश के भीतर में जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाएंगे। और इन तमाम चीजों के बीच यूरोपियन यूनियन के 28 सांसद जिस तरीके से शिकारा में घूमते नजर आए, जिस तरीके से लोगों से मिल रहे थे, बहुत सारी तस्वीर इससे पहले देश के सुरक्षा सलाहकार डोभाल को लेकर भी नजर आई थी, जब वह 5 अगस्त को 370 हटने के बाद कश्मीर की सड़कों पर चंद कश्मीरियों के साथ लुत्फ उठा रहे थे, भोजन का हंसी मजाक ठहाका कर रहे थे। कैमरा नेशनल सुरक्षा एडवाइजर के उस पार नहीं गया, जहां पर बंदूक ताने बड़ी तादाद में फौज मौजूद थी, जहां हर एंगल से तस्वीर लेने के लिए तकरीबन 8 कैमरे लगे हुए थे। वो सब हम आप नहीं देख पाते हैं। मोदी सरकार की खुल गई पोल, जुमला पुत्र के जुमलों की फट गई ढोल। 27 सांसदों के साथ हुई थी सेटिंग, दलालों के साथ हुई थी बड़ी डील। कश्मीर पर चौंकाने वाले खुलासे, चाय वाले को मिला समोसे वाले का साथ। दुनिया भर में मोदी की थू थू। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए।
तो अगर झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो गुजरात वाले जुमला पुत्र निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। झूठ से झोला पुत्र को इतनी मोहब्बत है जितनी सुहागिनों को मंगलसूत्र, बिछिया, पाजेब और मांग टीका से नहीं होती होगी। किसी ससुरे में इतनी हिम्मत नहीं जो झोला पुत्र के झूठ के आगे झंडा गाड़ सके। अक्सर जुबान में ग्लिसरीन लगाकर चलने वाले गुफा पुत्र की बित्ते भर की जुबान जब खुलती है, मुंह से पंचामृत की धारा बहने लगती है। ऐसी धारा जिसकी मिठास के आगे पतंजलि वाले बाबा के शहद की मिठास भी फीकी पड़ जाती है। अपने दिव्य मुख से साहेब जब टनाटन झूठ बोलते हैं तो कसम से स्वर्ग में लेटी राजा हरिश्चंद्र की आत्मा बाप बाप चिल्लाने लगती है कि हम तो ठीक ही ठाक झंडा गाड़ कर आए थे, ये उखाड़ किसने दिया। आप दुनिया को क्या बता रहे हैं? आप देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? कश्मीरियों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? इससे बड़ा डेस्परेशन, इतनी बड़ी गलती, ये तो इनको जवाब देना है सरकार को। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद कमलगट्टों का कुनबा ऐसे जश्न मना रहा था जैसे अमेरिका वाले फूफा के साथ डिनर का न्योता मिल गया हो, इजराइल वाले मौसा के साथ लंच करने का लाइसेंस मिल गया हो, रूस वाले ताऊ के साथ चिनिया बादाम फोड़ने और चकल्लसबाजी करने का अवसर मिल गया हो, और सऊदी वाले जीजा ने कह दिया है कि अगले 50 साल तक तेल हम फ्री कर देंगे। वो तो अच्छा हुआ कि गुजराती पुत्र ने झूठ ही सही गोमूत्र को राष्ट्रीय ड्रिंक घोषित नहीं किया, वरना भक्त गोमूत्र को गन्ने का जूस समझकर ऐसे गटक जाते जैसे गोमूत्र न हुआ गुलगप्पे का पानी हो गया। क्योंकि साहेब के इशारे पर भक्त गोमूत्र को फैंटा और कोका कोला न समझ लें, यही क्या कम है। फिलहाल केसरिया कंबल ओढ़ने वाले परेशान हैं, गेरुआ के गजोधर बेचैन हैं, भगवा के भगवान हैरान हैं, भाजपा के भड़भूंजे असमंजस में हैं। गुफा पुत्र की नींद भी उड़ गई है कि लंदन वाले दलालों ने साहेब की डींग मारक विमान में डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया है। जी हाँ, साहेब ने जिस मकसद के लिए लंदन से दलालों की फौज को कश्मीर बुलाया था, उसकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। मोदी सरकार ने भारत की कूटनीति को एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस ब्रोकर के हाथ गिरवी रख दिया है। पूरी खबर समझिए। दरअसल अक्टूबर के पहले हफ्ते में कई यूरोपीय देशों के सांसदों को मादी शर्मा नाम की एक महिला की ओर से एक ईमेल मिला। सांसदों से कहा गया कि मादी शर्मा का ग्रुप उन्हें अपने खर्चे पर दिवाली के दिनों में भारत घुमाएगा। भारत में उन्हें रोशनी के त्योहार को देखने के साथ ही कश्मीर में सैर सपाटा का अवसर भी मिलेगा। इसके साथ ही नाले से गैस निकाल कर चाय बनाने वाले और 9 साल की कच्ची उम्र में घड़ियाल से 2-2 हाथ करने वाले भारत के सबसे प्रतापी प्रधानमंत्री के साथ उनकी भेंट भी करवाई जाएगी। उनके आने जाने, रहने सहने, खाने पीने, घूमने फिरने और मनोरंजन का सारा खर्च ग्रुप उठाएगा। लेकिन सोचिए कि ये कितना बड़ा मजाक था, और ये मजाक उन सांसदों के साथ नहीं बल्कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अस्मिता के साथ हुआ था। एक बिजनेस दलाल का ग्रुप 27 सांसदों को व्यक्तिगत यात्रा पर न सिर्फ भारत लाता है बल्कि भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी करवाता है। इसे ही कहते हैं दलाल का दिवाला क्या और मस्जिद में ताला क्या। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन झोला पुत्र की मेहरबानी से व्यक्तिगत यात्रा पर आए ये सांसद कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में न सिर्फ घूम कर आए बल्कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के अलावा सेना ने भी इनकी बाकायदा ब्रीफिंग की। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दलाल द्वारा आयोजित और प्रायोजित इस यात्रा में देश के प्रधानमंत्री की हिस्सेदारी से कई सवाल उठते हैं। पहला ये कि कोई अंतर्राष्ट्रीय दलाल या दलाल समूह भारत के प्रधानमंत्री तक इतनी गहरी पहुंच कैसे रख सकता है। ट्विटर पर अपना परिचय ही इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर यानी अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दलाल के रूप में देने वाली मादी शर्मा नाम की महिला आखिर कौन है? क्या गंगा पुत्र तक उसकी सीधी पहुंच है या बीच में कोई और भी है? क्या इस यात्रा में उसने खुद का पैसा लगाया है या इसके पीछे कोई और भी है? व्यक्तिगत हैसियत में मिस्टर मोदी अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस ब्रोकर्स की पसंद के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वे देश के प्रधानमंत्री भी तो हैं। सवाल ये भी है कि जिस कश्मीर में भारत की संसद के सदस्यों को झांकने तक की इजाजत नहीं थी, वहाँ विदेशी सांसदों के इतने बड़े ग्रुप को कश्मीर जाने की इजाजत कैसे और क्यों दी गई? अगर एक भी सांसद को खरोंच भी लग जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? और व्यक्तिगत यात्रा पर घूमने के लिए आए सांसदों की भारतीय सेना के अधिकारियों ने ब्रीफिंग क्यों की?
ये जरूरी सवाल अगर भक्तों से पूछ लीजिए तो ठेहुने से पेशाब बहना शुरू हो जाता है और मारे टेंशन के टपोरी भक्तों का टेढ़ा दिमाग 180 डिग्री की धुरी पर घूमने लगता है। अब सवाल है कि यूरोपियन यूनियन के 27 सांसदों की सैर सपाटा पर लाखों पाउंड खर्च करने वाली दलालों की दादी अम्मा मदी शर्मा है कौन? दरअसल मदी शर्मा भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक है जिनका गुजरात वाले साहब से गहरा नाता है, क्योंकि दलालों की देवी का दावा है कि वो कभी समोसे और पकोड़े की दुकान चलाती थी। जय तो इसे ही कहते हैं पेट से मुंह का मेल, चाय और समोसे का मेल, पकोड़े और चटनी का मेल। और एक बार ये मेल हो जाए तो अंबानी की औकात नेत्राम चौराहे के हलवाई से ज्यादा नहीं रह जाती। यही तो सवाल है कि 27 सांसदों की सैर सपाटा में झोल है, झमेला है, खेल है, खेला है, जुमलों का मेला है और वचनों का ठेला है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो साहब की सरकार अपने ही देश के नेताओं के लिए कश्मीर में नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है और दूसरी तरफ फिरंगी सांसदों को उसी कश्मीर में सैर सपाटा और मौज मस्ती कराया जा रहा है। लेकिन साहब को इन सब से क्या फर्क पड़ता? देश की गरिमा से उन्हें क्या लेना देना? वो तो हर रोज गरिमा को गाड़ते हैं, दफन करते हैं और उसकी जलती चिता पर बैठकर सियासत का आम और पपीता खाते हैं। द लाइव टीवी के मोदी सरकार ने भारत की कूटनीति को एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस ब्रोकर के हाथ गिरवी रख दिया है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि मैडी शर्मा कौन है? भाजपा का इस महिला आर्थिक व सामाजिक थिंक टैंक व इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन अलाइंड स्टडीज से क्या जुड़ाव है? मैडी शर्मा क्यों व किस हैसियत में प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर रही है, और वो भी तब जब यूरोपियन यूनियन के सांसद मैडी शर्मा की संस्था द्वारा प्रायोजित एक व्यक्तिगत यात्रा पर देश में आए हैं। तो भारत सरकार इनका स्पॉन्सर क्यों बनी है? एक बिजनेस ब्रोकर द्वारा प्रायोजित कश्मीर की इस यात्रा का पैसा कहां से आ रहा है? इस पूरे मामले में देश के विदेश मंत्रालय को क्यों दरकिनार कर दिया गया? सच्चाई यह है कि पिछले 72 साल में देश की यह सबसे बड़ी राजनीतिक चूक है। इस बीच सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी। विपक्ष की तरफ से तो सवाल उठाए जा ही रहे हैं, लेकिन उसे तो आप विपक्ष की रणनीति कहकर नकार भी सकते हैं, पर बीजेपी के ही अपने नेता सवाल उठा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ कि विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र का दौरा करने के लिए यूरोपियन यूनियन के सांसदों को इजाजत दे दी। इन लोगों की ये निजी यात्रा है, ये यूरोपियन यूनियन का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय नीति के खिलाफ है। मैं सरकार से इस यात्रा को रद्द करने का आग्रह करता हूं। तो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं ये राष्ट्रीय नीति के खिलाफ है, और ये विरोध इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि खुद सरकार सत्ताधारी पार्टी का ही हिस्सा हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अब देखिए, एक मोर्चे से कांग्रेस हमला कर रही है, दूसरी छोर से बीजेपी आक्रामक है। यूरोपियन यूनियन के सांसदों के दौरे का स्वागत किया जा रहा है। सरकार की पहल को किस तरीके से सत्ताधारी पक्ष सही ठहरा रहा है, ये भी सुनिए। देखिए, भारत की कश्मीर के बारे में जो सोच है, जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सर्वविदित है, सबको पता है क्या हमारी सोच है। और यूनाइटेड नेशंस में या अन्य मंचों पर इसकी जब चर्चा हुई है तो भारत के प्रतिनिधियों ने अपनी बात बहुत तरीके से रखी है, और इसलिए मैं मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की सोच का एक सही आकलन है। अभी उसी आकलन को अगर ये यूरोपियन समुदाय के लोग वहां पर जा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि उनका आकलन और ठीक होगा। कुल मिलाकर We stand by the Constitution of India. हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम कंडम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा प्लीज शो यू शट अप मिस्टर वाइको। सो हम उसको उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं, या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, लोकतंत्र का डेमोक्रेसी का मर्डर किया। जिस संविधान के द्वारा जिस
आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर दिया। आज उसी संविधान और अजीब लोकतंत्र को मोदी सरकार ने धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट कर लेते हैं। श्रीनगर से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों का जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ था, ये देखिए श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उन सभी को रोका जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट पे सुरक्षा बल के लोग एयरपोर्ट के जो यहाँ पे तैनात सुरक्षा के लिए सब मीडिया को धक्के मारे जा रहे हैं। देख सकते हैं कि मीडिया के साथ ये हाल क्या हो, यहाँ पे किसी को अंदर से बाहर निकाला गया पूरे एयरपोर्ट पे। देख सकते हैं कि पूरा यहाँ धक्का मुक्की कर रहे हैं, मीडिया के साथ नहीं जाने दे रहे। एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया गया सबको धक्के मार मार करके। आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है, धक्का मुक्की कर रहे हैं, मैन हैंडलिंग की जा रही है मीडिया के साथ कि किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। देख सकते हैं लड़की को रोक लिया गया, जर्नलिस्ट को, उनके साथ पूरा धक्के मारे जा रहे हैं कि उनका ये कहना है कि कवरेज नहीं कर सकते आप मीडिया की। और हालत ये है, देख सकते हैं। और पूरा मीडिया को कैमरामैन विनोद के साथ अशोक सिंघल, श्रीनगर एयरपोर्ट आज तक। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता की श्रीनगर एयरपोर्ट पर मौजूदगी है। आपको बता दें मीडिया वालों के साथ बदसलूकी की गई है सुरक्षा कर्मियों की ओर से, जो बड़ी जानकारी वो दे रहे थे। बुरी तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ के जो सुरक्षा बल के लोग हैं श्रीनगर एयरपोर्ट के, मीडिया को काम करने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है। पुलिस पर धक्के मारे, इनको पिटाई की गई इनकी। और हम इस वक्त एयरपोर्ट का नजारा आपको दिखाएंगे। यहाँ पब्लिक भी खड़ी हुई है एयरपोर्ट के ऊपर। और जो लीडर्स थे राहुल गांधी के साथ जो डेलीगेशन आया था, उनको एक अलग जगह पर बिठाया गया और मीडिया को दूसरे इलाके में ले जा करके उनको बाहर निकाल दिया गया। एयरपोर्ट के अंदर उनको रोका गया पहले, फिर उसका धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। आप देख सकते हैं पब्लिक यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे जो डेलीगेशन आया राहुल गांधी के साथ, क्या समझते हैं आप? क्योंकि सरकार कह रही है कि आप लोगों को नहीं आना चाहिए। ये बहुत नाइंसाफी है। यहाँ के हमें यहाँ के राइट्स लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो लोग हैं, जो हमारे डेली अपोजिशन वगैरह आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं छोड़ रही है। इमरजेंसी की सिचुएशन अभी यहाँ पे लग रही है। मीडिया को भी काम नहीं करने दिया। मीडिया को पूरा ब्लॉकेड किया हुआ, ब्लॉकेड। हम ये चाहते हैं कि मीडिया भी यहाँ की जो लोकल बात है ये पूरे वर्ल्ड के पास पहुँच जाए। जो भी हो, सही हो गलत हो, जो भी हो, मीडिया के थ्रू जो भी बात हो वो पोस्ट दिखाए ना। सारा सब कुछ झूठ दिखा रहे हैं। They don't want to show what is really happening in Kashmir right now. जो डेलीगेशन आ रहे हैं, इन्होंने कहा है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या हालात हैं। प्रशासन का ये कहना है कि इनके आने से शांति भंग होगी। नहीं, बिल्कुल इनको छोड़ नहीं रहे। बिल्कुल इमरजेंसी चल रही है यहाँ पे। इनको छोड़ना चाहिए। जब एक लीडर को नहीं छोड़ेंगे, झूठ मत बोलो, सच बोलो। मीडिया हम मीडिया से बोलते हैं कि सच बोलो। मीडिया जो भी है ग्राउंड सिचुएशन देख लिया, खुद ऑब्जर्व करे। लोग मीडिया ही सब कुछ गलत दिखा रहे हैं। उधर ब्लॉकेड किया हुआ है। विपक्षी पार्टी डेलीगेशन को आना चाहिए। आपको बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन उनको रोक दिया गया है दूसरी साइड में। What is happening on the ground situation here? ये क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं पब्लिक की अपनी भावनाएं हैं कि जो भी लोग हैं उनको आना चाहिए। चाहे कोई भी डेलीगेशन है, उनको लोगों से मिलने देना चाहिए। कैमरामैन विनोद के साथ अशोक सिंघल, श्रीनगर आज तक। इस वक्त हम श्रीनगर के एयरपोर्ट पर। कश्मीर पर आई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। यूनाइटेड नेशन ने दिया बड़ा झटका। मोदी सरकार को लगाई जमकर लताड़। 3 महीने में 20,000 करोड़ का हुआ घाटा। 50,000 लोगों की गई नौकरी। मोदी सरकार हुई पूरी तरह फेल। धारा 370 खत्म होने से कश्मीर हुआ बर्बाद। मुंबई में पैदा, गुजरात के पाटन जिले से पुश्तैनी रिश्ता रखने वाले देश के सबसे प्रतापी गृह मंत्री के बारे में तो जानते ही होंगे आप। गोदी मीडिया के बेशरम पत्रकार इन्हें राजनीति का चाणक्य कहते हैं। गेरुआ गली के गंजेड़ी और गिरधारी भक्त इन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। गुजरात वाले दुग्गल साहब प्यार से मोटा भाई कहते हैं और गणतंत्र की गरिमा को समझने वाले गैंडा स्वामी का गुरु मानते हैं। गुजरात से कभी तड़ीपार हो चुके इस दिव्य पुरुष का नाम है पूजनीय श्री श्री बाबा अमित शाह जी महाराज। गुजरात वाले चड्डी गैंग के गिरोह से गृह मंत्री तक का सफर करने वाले अमित शाह ने अपने राजनीतिक जीवन में इतने चरस बोए हैं, इतने चरस बोए हैं, इतने चरस बोए हैं कि हुजूर के मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा मरुस्थल में और पेट पतीले में तब्दील हो गया है। कश्मीर से धारा 370 को हटाने में इनकी जो भूमिका रही है, उसने इन्हें हिंदुत्व का हिमेश रेशमिया बना दिया है। देश शाह की
आपकी शुचिता और शालीनता का हमेशा ऋणी रहेगा। मैं कहता हूं हमें 5 साल दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनाएं। तो कश्मीर में धारा 370 क्यों खत्म किया गया? इसलिए कि कश्मीर में विकास की गंगा बहेगी, डेवलपमेंट का दिया जलेगा, तरक्की का तिरपाल सजेगा, कश्मीर आगे बढ़ेगा, कश्मीरियों को रोजगार मिलेगा, कारोबार में कामयाबी मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी, युवाओं को पकौड़े नहीं छानने होंगे, हाथों में हथौड़े नहीं उठाने होंगे। केसरिया कुनबे के क्रांतिकारी गृह मंत्री ने तब संसद में ऐसे ही सपने दिखाए थे, ठीक उसी तरह जैसे मेले में टेलीस्कोप वाला 2 रुपए में दिल्ली का लाल किला दिखाता है, कुतुब मीनार दिखाता है, जामा मस्जिद दिखाता है और आगरा का ताजमहल दिखाता है। मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे और ये जो बम धमाके, गोलियां, बंदूकें और आतंकवाद जो वहां दिख रहा है, उसकी जगह हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे। तो भाजपा के गृह मंत्री ने जैसे ही संसद में सपनों की गठरी खोली, नागपुर से नासिक तक, पुणे से पटना तक और गुजरात से गोवा तक भक्तों का कलेजा मचल उठा। कुछ राजेश बैंड वाले के पास पहुंच गए, कुछ कम दाम वाली शेरवानी ढूंढने निकल पड़े, कुछ कार्ड की छपाई के खर्च का हिसाब निकालने लगे, तो कुछ जनधन का खाता चेक करने में जुट गए कि बस अब तो कश्मीर में प्लॉट की रजिस्ट्री करा ही लेंगे, पकौड़े का ठेला लगा ही लेंगे, बारात लेकर कश्मीर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो महज छलावा था, तुम्हारे टेंशन के टुच्चे भक्तों का टशन शेयर बाजार के भाव की तरह टूट गया। फिलहाल कश्मीर पर एक रिपोर्ट आई है जिसने साहेब की सरकार द्वारा 370 हटाने और कश्मीर में विकास पैदा करने के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। कश्मीर पर आई ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में जो कर्फ्यू लगा, बंदी हुई, इंटरनेट पर पाबंदी लगी, संचार और संवाद रोके गए, दुकान बाजार स्कूल कॉलेज अस्पताल कारोबार बंद कर दिए गए, उसके बाद कश्मीर को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है जो कश्मीर के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। फिलहाल जानकार मानते हैं कि कश्मीर के संकट को खत्म करने और वहां की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में महीनों और सालों का वक्त लग सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 3 महीनों में कश्मीर को व्यापार में 20,000 करोड़ का घाटा हुआ है। कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहती है कि घाटी में घाटा लगातार बढ़ रहा है, हालात अब भी सामान्य नहीं है। ऐसे में नुकसान का आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। कश्मीर में अब भी लोग खुलकर व्यापार नहीं कर पा रहे, बाजार नहीं खुल रहे, पर्यटन ठप है, कारोबार बंद है, व्यापार ठंडा है, खेती किसानी की हालत खस्ता है, जिससे सभी क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है और यही वजह है कि चालू व्यापार को अब तक 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। कश्मीर के हालात पर भगवा के भगवान, केसरिया कुनबे के कृपा निधान, गेरुआ गली के शातिर शैतान और भगवा टोली के टपोरी बेईमान अभी भजन कीर्तन, भांगड़ा और भारत नाट्यम कर ही रहे थे कि यूनाइटेड नेशन ने केसरिया कलाकारों के कान में गर्मा गर्म तेल डालकर लठिया दिया है और झोटा पकड़कर कहा है कि जाओ अपने सरदार तक पैगाम पहुंचा दो कि कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर तुरंत रोक लगाए। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर के हालात पर साहेब की सरकार को भिगा भिगा कर जूता मारा है और घाटी में हालात सामान्य करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है, जिसके बाद भोले भाले भक्त कपार में कपूर का तेल और माथे पर ठंडी पट्टी डालकर बेसुध पड़े हुए हैं। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविले ने कहा है, घाटी के लोग अधिकारों से वंचित हैं और हमने भारतीय अधिकारियों से मांग की है कि कश्मीर में नागरिकों के सभी अधिकार बहाल हों। यूएन की तरफ से ये बड़ा बयान तब आया है जब यूरोपीय यूनियन के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर दौरे पर है। यूरोपीय यूनियन के 27 सांसद हालात का जायजा लेने कश्मीर पहुंचे हैं। हालांकि दुग्गल जी की सरकार पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो 27 सांसद जो हालात का जायजा लेने घाटी पहुंचे हैं, उनमें से ज्यादातर दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, जिनके साथ साहेब ने अपनी नाकामी और नालायकी छुपाने के लिए एक बड़ी डील की है ताकि विदेशी शाखा वाले संघी देसी संघी के थाप पर धिनाधिन कर सकें। आपको अब चुनना है, एक तरफ वही राजनीति जो आप इतने वर्षों से देख रहे थे, जिसमें अब्दुल्ला का भी उन्होंने जिक्र किया, महबूबा मुफ्ती का भी उसमें जिक्र होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप यूरोपियन यूनियन का, भारत सरकार तो कहेगी जो हमारा पक्ष मजबूत करता है हम उसको बुलाएंगे, जो हमारा पक्ष मजबूत करता है, जो विश्व के सामने ये बताता है कि परिस्थितियां सुधर रही हैं, आतंकवाद से लड़ना है, उसको हम बुलाएंगे, आप उस पर लाख छाती पीटते रहिए।
देखिए अंजना जी, ये जो यहाँ यूरोपियन यूनियन की जो ये लावारिस गैंग आई थी यहाँ पे कश्मीर पे, उस पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, नहीं मैं आपको पहले बता, अब आप देखें मेरी भी तो बात सुने। आप लोग कश्मीर में भी होके कश्मीरी की बात नहीं सुनेंगे, ये तो बहुत गलत बात है। आप देखिए यहाँ पे हम डल में हैं, ये डल जो है ना, ये मुझे आज एक चीज की याद दिला रहा है। यहाँ पे दाईं तरफ शंकराचार्य पहाड़ के नीचे डॉक्टर फारूक का घर है। वो डॉक्टर फारूक जिसने मकबूल भट्ट का डेथ वारंट साइन किया, जिसने भारत माता की जय भी की, भजन भी किया, आज वो अपने घर में बंद है। ये सामने यहाँ पे हरी नवाज है, जहाँ वो उमर अब्दुल्ला बंद है, जिसकी सप्ताह ने तिरंगा ऊंचा रखने के लिए 120 लोगों का कत्ल हुआ 2010 में। ये यहाँ पे इधर हट में महबूबा मुफ्ती नजरबंद है, वो महबूबा मुफ्ती जिसको इस बीजेपी ने कहा कि नारी शक्ति, आज उस नारी शक्ति को अबला नारी बनाया, उसकी बेटियों को माँ से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ती है। ये यहाँ और ये पीछे मेरे, ये पीछे मातम की एक और जगह, ये संतूर होटल, अरे ये संतूर होटल जहाँ वो लीडर बंद हैं, उनमें से एक सज्जाद लोन है जिसने कहा नरेंद्र मोदी जी मुझे बड़े भाई दिखते हैं, वो छोटा भाई सज्जाद लोन यहाँ इस SKICC में बंद है। यहाँ पर एक सेकंड माजिद हैदरी साहब, एक सेकंड, क्वेश्चन तो सुनो आप। देखिए आपकी चिंता कहाँ शुरू हुई? फारूक अब्दुल्ला के लिए, महबूबा मुफ्ती के लिए, उनके परिवार के लिए? अरे मैं तो कहती हूँ कि क्या आप मत मचाइए। ये पानी है यहाँ पे, बोलते हैं ना चुल्लू पर पानी में डूबो, आज आपके पास घर में डूबने की जगह वो जनता देखेगी। अभी वो तहजीब की बात कर रहे थे, अभी वो तहजीब की बात कर रहे थे, अभी आप की बात क्या है? यहाँ पे मातम का समय है, यहाँ तो मातम का समय है। ये आपको तो आज काले कपड़े पहन के आना चाहिए था। आप जम्मू कश्मीर के आपके महाराजा का कानून लूट लिया गया। एक सेकंड, बलात्कार हुआ महाराजा के कानून का। आप एक सेकंड, ये कोई महाराजा हरि सिंह जी का कानून नहीं था। अरे डोगराओं का कानून था, ये डोगराओं का कानून लूट लिया गया। और आप यहाँ आज भारत की शिष्ट, भारत का संयम, भारत का धैर्य पूरी दुनिया ने डोकलाम में देखा कि कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन धैर्य की कसौटी में भारत खरा उतरा। तब यही कांग्रेस के लोग आए दिन डोकलाम के नाम पर झूठी खबरें प्रसारित कर रहे हैं। डोकलाम में भारत ने क्या किया, उसके आधार पर भारत का मूल्यांकन होना चाहिए। और भारत के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसको आप धोखा कह सकते हैं। लेकिन हमारा मूलभूत रहा है कि हम पड़ोसी देशों से मित्रता चाहते हैं। ये हमारा मूलभूत सिद्धांत रहा है, और सिर्फ इस सरकार का नहीं, हिंदुस्तान की सभी सरकारों का रहा है कि हम पड़ोसी से अच्छे संबंध चाहते हैं। हम पड़ोसी देश सारे हमारी तरह ही आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। तो ये हमारा मूलभूत सिद्धांत।